नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम एक साइकोलॉजी की छोटी सी सीरीज चालू करने जा रहे हैं। जो आपकी क्लास है वो 5 से 10 मिनट की क्लास होगी और इसमें मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को मनोविज्ञान याद करवा दूंगी। ठीक है, तो एक छोटी सी सीरीज है अपनी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या था, किससे अलग हुआ, कैसे अलग हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक परिभाषा के आधार पर हम ये बात कर लेते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए थे एविंगहास। एविंगहास ने ये कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा और इतिहास बहुत छोटा है। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे परिभाषा है कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है और इतिहास कैसा है, इतिहास बहुत छोटा है। तो जो अतीत होता है वो बहुत लंबा होता है और इतिहास बहुत छोटा। तो कैसे? तो मनोविज्ञान का जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था और ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान को मना दर्शन शब्द के नाम से पुकारा गया। और ये मना दर्शन शब्द जो था ये अरस्तु की एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? तो डी एनिमा। डी एनिमा के अंतर्गत मनोविज्ञान को मना दर्शन शब्द के नाम से पुकारा गया था। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी बात है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था, क्योंकि दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा था और मनोविज्ञान उसकी शाखा के रूप में जाना जाता था। और मनोविज्ञान को क्या कहा गया था? मनोविज्ञान को मना दर्शन कहा गया था। और ये मना दर्शन शब्द किसमें उपयोग किया गया था? तो ये जो मना दर्शन शब्द है ये अरस्तु, जो हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, तो ये मना दर्शन शब्द अरस्तु की एक पुस्तक थी डी एनिमा। तो अतीत की बात हमने कर ली है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास जो है 1590 से स्टार्ट हुआ था, यानी 16वीं शताब्दी से हम इतिहास को स्टार्ट मानते हैं। तो रुडोल्फ गोयकर एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1590 के अंतर्गत इनकी एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। तो इतिहास कब से शुरू होता है? इतिहास 16वीं शताब्दी से। और रुडोल्फ गोयकर ने 1590 में अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। अब बात यहाँ आती है कि ये जो दर्शन शास्त्र है ये तो मनोविज्ञान की जननी मानी जाती है और इसको अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो हम छोटी सी बात ये हो गई कि मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु और दर्शन शास्त्र इसकी जननी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट हो गई। अब शताब्दियों पूर्व क्या हुआ कि मनोविज्ञान जो था दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उनके मन में आई कि इस मनोविज्ञान को अलग विषय के रूप में जाना जाने लग चाहिए। तो इसके आधार पर क्या हुआ कि मनोविज्ञान को परिभाषित करना अनिवार्य हो गया। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित करना अनिवार्य इसलिए हो गया क्योंकि अगर मनोविज्ञान परिभाषित नहीं होगा तो हम इसको जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित करना अनिवार्य हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी को लेटिन जो भाषा है, लेटिन भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन से 2 शब्द? तो अगर हम कहें तो वो शब्द है साइकी प्लस लोगस। अगर साइकी का अर्थ हुआ आत्मा और लोगस का अर्थ क्या हुआ? लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन। अब हम कहेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने आत्मा का अध्ययन के रूप में इस साइकोलॉजी का वर्णन किया। तो कौन कौन थे? तो मैं आपको बता देती हूँ। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने ये कहा कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। और कब कहा? ये कहा 16वीं शताब्दी के अंतर्गत। अब आप कहेंगे कि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत ये बातें कही, तो क्यों कही? अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है? तो आप कहेंगे आत्मा, क्या आपको आत्मा दिखाई दे रही है? क्या यहाँ आसपास कोई आत्माएं दिखाई दे रही है? तो हमें नहीं
नहीं दिखाई दे रही। तो जब मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, तो आत्मा का अध्ययन जब उसका स्वरूप आकार दिखाई नहीं दे रहा तो आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता। और ये परिभाषा 16वीं शताब्दी के अंत, प्रारंभ भी 16वीं शताब्दी में थी और अंत आते आते ये परिभाषा जो थी वो अमान्य घोषित कर दी गई। अब आई 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत मनोविज्ञान को पोम्पोनोजी ने जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान इन्होंने माना। अब आप मुझे बताइए कि क्या मन का अध्ययन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हमारे किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मन में क्या चीजें चल रही हैं, तो हम मन का भी अध्ययन नहीं कर सकते। और 17वीं शताब्दी में ये परिभाषा भी अमान्य घोषित कर दी गई। अब आया 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विलियम वुंड नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने चेतना का मनोविज्ञान माना। चेतना का मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया। और ये कौन कौन थे इसमें साइकोलॉजी थे? विलियम वुंड थे, वाइट थे, जेम्स सल्ली थे आदि ने मनोविज्ञान को क्या माना? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। लेकिन ये भी अपूर्ण व्याख्या थी, ये भी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हो पाई, तो इसलिए भी इसको भी क्या कर दिया गया? इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। अब आप सभी जानते हैं कि विलियम वुंट ने जर्मनी में एक जगह थी, कौन सी जगह थी? तो लिप्जिग नामक एक स्थान था, उस स्थान पर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो विलियम वुंट को क्या जाना जाता है? विलियम वुंट को प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जाना जाता है। तो आप सबको याद हो गया। ये प्रश्न कई बार दोहराया गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो प्रश्न, इसमें से काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आएंगे। अब आप देखिए कि 1879 में ही उन्होंने लिप्जिग नामक स्थान पर एक प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, इनको कहा गया। अब अगर हम आगे बात करें तो 1879 में ही जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में सामने आया। कब आया? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया और अब इसको क्या जाना जाने लगा? अब इसको एक व्यवहार का विज्ञान जाना जाने लगा। ठीक है, तो मनोविज्ञान को क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान। कब कहा गया? 20वीं शताब्दी के अंतर्गत। अब व्यवहार का मनोविज्ञान मानने वाले सबसे प्रमुख अगर हम कहें तो वो थे जॉन बी वॉटसन। ठीक है, जॉन बी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, इसलिए इनको व्यवहारवादी कहा जाता है और व्यवहारवादी कहा जाता है। ठीक है, और कौन कौन थे? वुडवर्ड थे, स्किनर था, थॉर्नडाइक था। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना और व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन बी वॉटसन। ठीक, अब व्यवहारवादी जो थे वंशानुक्रम में कम और वातावरण में अधिक विश्वास रखते थे। ठीक, तो मनोविज्ञान जो व्यवहारवादी थे वो वंशानुक्रम में कम और वातावरण में अधिक विश्वास रखते थे, यानी अपने आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसा ही व्यक्ति बन जाएगा। वंशानुक्रम यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए आ रहे हैं उनमें वो विश्वास नहीं करते थे। अपने एनवायरनमेंट में जैसा बालक देख रहा है, जैसा सोच रहा है, वैसा ही बालक बन जाता है। इसी आधार पर जॉन बी वॉटसन ने एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? तो परिभाषा दी थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा ही बना दूंगा जैसा कि मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये परिभाषा फेमस परिभाषा है। ये हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन बुकलेट उठा करके देख लीजिएगा कि ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि मनोविज्ञान ने एक परिभाषा और है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है और ये रॉबर्ट वुडवर्थ की है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया,
फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, और उसके बाद मनोविज्ञान ने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। तो ये परिभाषा, ये मैंने मनोविज्ञान का आपको परिचय कराया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। चेतना शब्द की जो है, एक व्यक्ति थे जो, उन्होंने, उनकी पुस्तक थी, विलियम मैकडूगल थे। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने पेज नंबर 16 पे चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको आज बताया है कि 17वीं शताब्दी में क्या माना गया, 16वीं शताब्दी में क्या माना गया, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, ये बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक ने आत्मा का मनोविज्ञान माना है, मन मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना है, और चेतना का मनोविज्ञान माना है, और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब का बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह हम छोटी छोटी सीरीज के माध्यम से साइकोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहीं पे मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, यदि आप कुछ और अच्छे से चाह रहे हो, तो मैं वो भी करने को प्रयास करूँगी। तो आप आराम से वीडियो देखें और अपनी परीक्षा को पास करें, और मैं तो कहूँगी कि मेरिट से पास करें। तो यहीं पे हम अपनी सीरीज को ख़त्म करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।